गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरवीआर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सब साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो बिना समय गवाए आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित है या नहीं इसको हमको देखना होगा इसको, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित समीकरण के बारे में जो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। हम देख सकते हैं यहाँ में H2Cl2, यहाँ क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और इस तरफ भी चेक करते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो इसमें इस तरफ और इस तरफ, मतलब इसको जो ये है इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक के तरफ सभी परमाणु जितनी संख्या है इनकी उतनी संख्या इधर भी है। लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि यहाँ देखिए H2 है और O2, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो ये दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, तो इसको हम सब बोल सकते हैं ये असंतुलित समीकरण है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। यहाँ पे चेक कर पाते इधर कितने हैं हाइड्रोजन, इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ H की बात किया जाए तो यहाँ 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं तो ऑक्सीजन यहाँ में 2 है, और इधर भी हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एकम आगे से 2 इसमें है, 2 ऑक्सीजन। तो पहला वाला तो संतुलित है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे K कितने हैं तो ये भी 2 है, क्लोरीन ये भी 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है। और इस तरफ हम चेक करते हैं तो ऑक्सीजन 6, तो ये भी हो गया 6। यहाँ K और Cl दोनों 2 है, तो यहाँ भी दोनों 2, मतलब ये भी संतुलित ही है। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ H भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यह भी संतुलित है। लास्ट अब बचा है तो ये ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैच कर लेते हैं। ये Pb1 है, N यहाँ में 2 है, तो N यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे N 2 है और यहाँ भी N है, N यहाँ पे एक ही है, तो मतलब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये संतुलित यहाँ पे भी नहीं है। N भी 2 है, O कितना है 3 दूनी 6 है, तो O यहाँ पे 2 और 2 4 1 5, तो यहाँ पे O5 ही है इस तरफ, और यहाँ O6 है। इधर N भी यहाँ 2 है और यहाँ N यहाँ 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो हम सब जो रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें कौन सी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, ये 4 ऑप्शन दिया है। और इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं ये कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, मतलब रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत से सूत्र की जानकारी देता है। मतलब ये अभिकारक और प्रतिफल, मतलब कौन कौन से पदार्थ समीकरण में भाग लिए हैं, किसका निर्माण हुआ है, इसका जानकारी देता है। दूसरा है यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, हमको ये भी बता देता है। उसके बाद है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी भी दे देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के परमाणु, मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में कौन कौन सा अणु है, कौन परमाणु, इन सभी की जानकारी ये देता है। यह अभिकार्य को और प्रतिफलों के मोलों के अनुपातों की जानकारी देता है। तो यहाँ पे अभिकार्य कारक होगा, ये मिस्टेक से अभिकार्य को लिखा गया। यह अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपातों की जानकारी देता है। ठीक है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात भी बताता है। यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की भी जानकारी देता है। तो इतनी जानकारियां हमें इस रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न को देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न में लिखा हुआ है
कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन में प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों की मोल के अनुपात, ये तो होता है जी। अभिकारकों के सूत्र भी पता चलता है, अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या भी पता चलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब प्रतिक्रिया के रंग की हमें जानकारी नहीं मिलती है इस रासायनिक समीकरण से। अगले प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होता है। किस समीकरण में? तो यहाँ हम देख रहे हैं ये संतुलित समीकरण। नाम है संतुलन, तो संतुलन बना हुआ रहता है। इसका सही जवाब संतुलित समीकरण है। कंकाली अस्थायी रासायनिक समीकरण नहीं होगा। ए बी तो सवाल ही नहीं है, सभी उत्तर गलत है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसमें रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, मतलब कि रासायनिक समीकरण जो हुआ करता था उसको और भी ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो लिखा है अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। पहले जो मतलब इक्वेशन को लिखा जाता था उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। लेकिन अब फिर से उसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या किया गया है कि उसके लास्ट में छोटी ब्रैकेट में सॉलिड है ना, गैस के लिए लिख दिया जाता है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस के लिए लिख दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो अभिकारक और प्रतिफल में जो भी पदार्थ आए हैं वो किस अवस्था में है। अगला है उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा निकलता है, नाम से देख रहे हैं उष्माशोषी, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें क्या होता है? उष्मा निष्कासित होती है। और उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या करते हैं? प्लस उष्मा लिखते हैं वो अभिकारक की ओर, लेकिन ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्लस उष्मा लिख दिया जाता है प्रतिफल की ओर, जिससे ये पता चलता है कि प्रतिफल में है तो पता चल रहा है कि ये निष्कासित हुआ है, और अगर वहां पे ये दे दिया गया है कि अभिकारक की ओर है तो ये पता चलता है कि वो मतलब इसमें यूज हुआ है। अगला है अवक्षेप। अवक्षेप के बारे में दे दिया गया है, अवक्षेप बनने की जानकारी। तो अवक्षेप बनने की जानकारी जो मिलती है हमें वो भी इससे मिलती है, क्योंकि अवक्षेप बनने के लिए क्या किया जाता है ना, जो पदार्थ अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है उस पदार्थ के पीछे में क्या होता है, इस डाउन एरो दे दिया जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि अवक्षेप के रूप में ये पदार्थ बनने वाली है। अगला है कि अभिक्रिया के शर्त की जानकारी। तो अभिक्रिया के शर्त की जानकारी हम सब क्या करते हैं ना, इक्वेशन बनाने के बाद कभी देखते हैं कि इस प्रकार से एरो दिया है और यहाँ में टेम्परेचर या इसकी दशाएं जो है वो भी लिख दिया जाता है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया में कौन कौन सी दशाएं थी। और सबसे लास्ट में है इसका दिया हुआ कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। तो उत्क्रमणीयता मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर के सी और डी बना, और फिर इससे फिर वापस यहाँ इसको जो है इस प्रकार से ना लिख करके उत्क्रमणीयता को इस प्रकार से शो कर दिया जाता है, इस प्रकार से। तो इससे ये पता चलता है कि ये अभिकारक जो है प्रतिफल में इस प्रकार से इसका निर्माण होगा Ca+D का, और फिर से ये इसी से पहली अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को मतलब ऐसे अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इस प्रश्न के सवाल को हम जवाब को देखते हैं। यहाँ क्या क्या दिया है? भौतिक अवस्था की जानकारी। जी हाँ, भौतिक अवस्था की जानकारी होती है। उष्मा को दर्शाया जाता है, अभी बताएं, सॉलिड लिक्विड गैस के द्वारा उसमें, और ये उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा को भी दर्शा दिया जाता है। अवक्षेप की जानकारी भी दिया जाता है क्योंकि ये डाउन एरो द्वारा। सूत्रों की मातृभाषा ये नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लेकिन रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने में इस मातृभाषा में लिखना जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो। हाँ, या नोट कीजिएगा, संख्या समान नहीं, तो वो कौन सा समीकरण होगा?
तो ये संतुलित है, असंतुलित है, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण समीकरण। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में कि संतुलित समीकरण में तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ये असंतुलित, अभी जैसे मैंने पहले कुछ इस प्रश्न में बताया था, यहाँ संतुलित असंतुलित में बताया था कि जिसमें क्या होता है दोनों तरफ बराबर नहीं होता है वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। इसीलिए हम इसको देखते हैं इसमें कौन दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया दोनों तरफ समान नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये असंतुलित समीकरण, क्योंकि असंतुलित समीकरण के अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ऑप्शन है संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है और इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसका डिफिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं, दिया हुआ है इसमें कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यही पूछा जा रहा था, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, ये दोनों को हम जब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो हम इसको शॉर्ट में किस किस माध्यम से लिखे हैं, ये सूत्र और संकेत के रूप में, ये संकेत और सूत्र की मदद से इसको संक्षिप्त निरूपण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ये संक्षिप्त निरूपण है। तो ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षिप्त रूप। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, तो संरक्षण का सिद्धांत के लिए हम जो इसको अनुस्वरता का नियम से भी जानते हैं, क्या है इसमें, कहता है रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर। तो द्रव्यमान का अनस्वरता का नियम क्या है देखते हैं, इस पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका नाश, मतलब ना तो वो कोई नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है वहां पे, ना ही उसका नष्ट हो रहा है, मतलब कि द्रव्यमान के मामले में कह रहा है द्रव्यमान उसका जो पहले था वो बाद में ही बना हुआ रहता है। तो इसीलिए हम इस प्रश्न के जवाब में हम बोल सकते हैं कि पहला क्या ऑप्शन में कि द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, चलिए ये सही जवाब है। दूसरा है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, ये भी द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों में कुल द्रव्यमान तुल्य होता है, मतलब दोनों बराबर होता है, तुलना के रूप में होता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, C2H5OH या C6H6O6 या C6H12O6 और लास्ट है C6H6, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, C6H12O6। तो ये है ग्लूकोज का सूत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑप्शन है अभिकारक, प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को जवाब देने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। क्या अभिकारक के बारे में कहा जा रहा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, मतलब नया पदार्थ जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों संयोग किया है और यह अभिकारक कहलाया, क्योंकि इस अभिक्रिया में इस दोनों ने भाग लिया है, और निर्माण किसका हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, तो ये प्रतिफल है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यहाँ भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये अभिकारक कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न है कि Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe
ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम यहाँ नोट कर यहाँ देख रहे हैं कि FeO3 2Al में Al और F ये दोनों विस्थापित हो गया, ये दोनों जो हो गया ये दोनों विस्थापित हो गया, तो हम इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और इसका एक डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया का वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक उसमें उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ FeO3 और 2Al है, तो AlO3 और 2Fe में एल्यूमिनियम लोहे से अधिक क्रियाशील होता है। ये एल्यूमिनियम जो होता है ये लोहे से अधिक क्रियाशील हो जाता है, इसलिए ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम लोहे को विस्थापित कर देता है। तो लोहा यहाँ से हट गया और एल्यूमिनियम इसमें आ गया, तो इसीलिए क्या हो गया था, एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड से लोहे को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो हम इस प्रश्न का सही जवाब तो बता चुके हैं पहले कि क्या होगा, तो वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा इसका सही जवाब। ऐसे ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाने किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, क्या दिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के में कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निष्कलती है, मतलब ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ C+O2 CO2 अब प्लस ऊष्मा, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि प्रतिफल के तरफ प्लस ऊष्मा दे दिया गया है। अगर इस तरफ प्लस ऊष्मा करके रहता तो हम उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अधिकांश शाक सब्जियां जो होती है विघटित होकर जो कंपोस्ट बनती है, ये अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। अतः इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी तुरंत मैंने पीछे बताया था कि ऑप्शन क्या क्या है, पहले देख लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें ऊष्मा मतलब ऊष्मा का अवशोषित होता है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ ऊष्मा होगा। ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, नाम भी है अवशोषित, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, पहले इसके बारे में कुछ जान लें कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उस ऊर्जा का, सॉरी यहाँ भी ऊर्जा लिखा गया, ऐसे ऊर्जा भी बोल सकते हैं उसको, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऊष्मा होगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। और हम बता चुके थे, इसको अभिकारक की ओर प्लस ऊष्मा देके सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है उसको देखना है। ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कैसे, इसको एक बार समझ लेने का प्रयास करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ में कि NaCl AgNO3 था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये Ag इधर चला गया और ये Na इधर चला गया, तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं।
जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ये तो बहुत आसान है, H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जल के बारे में आप सब जान रहे हैं, तो इस प्रश्न को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन में क्या क्या, मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन, कोयला। तो बिना ज्वाला के साथ जलने वाला जो पदार्थ है वो है कोयला। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती है? तो इसका डिफिनेशन पहले हम एक बार देख लेते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, यही प्रश्न था। इसका उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, तो उत्क्रमणीय ही उसका आंसर होगा। लेकिन इसके अपोजिट एक अनुत्क्रमणीय भी है, इसको भी देख लेते हैं कि वैसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रश्न का तो जवाब यहाँ से मिल गया हम सबको कि इसका सही जवाब हो जाएगा वे जो दोनों दिशा में है उत्क्रमणीय। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है क्या कहलाती है? तो यही अभी देखे थे, अनुत्क्रमणीय इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्क्रमणीय दोनों तरफ होता है, संयोजन जब दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, अपघटन जब एक बड़े पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तब घटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है क्या कहलाता है? तो नाम ही से ही पता चल रहा है प्रकाश, और यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है, प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोधीय अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।